आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है आपका। अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी है, आप अगले 1 घंटे रहिएगा हमारे साथ। बड़े डॉक्टर्स के जरिए आप तक सलाह पहुंचाने का काम हम करेंगे, क्योंकि कोरोना का कहर चल रहा है और इसके बाद अब देश में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 महीने में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से उछाल देखा गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फंगस के मामले देखने को अब तक सामने आए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या अब दिन ब दिन बढ़ रही है, तो मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब तक दिल्ली में 10 मरीजों ने अलग अलग अस्पतालों में दम तोड़ा है। इनमें 6 मरीजों की मौत अकेले एम्स में हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैक फंगस को दिल्ली में भी महामारी घोषित करेंगे। इसके लिए सभी जरूरी कदम भी उठाने की बात सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के 3 अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाने की बात भी कही है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जिन राज्यों में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहां महामारी घोषित करने की तैयारी है। अब ऐसे में सवाल ये कि कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के मामले अचानक कैसे और क्यों बढ़ने लगे। केस में जब इजाफा हो रहा है, ऐसे में बच्चों में भी फंगस इन्फेक्शन के कैसे केसेस सामने आने से हम बच सके, इस पर भी बात होगी। इन सभी सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ बड़े डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। उनके जरिए जुड़ेंगे हम और आपके सवालों तक उन तक पहुंचाएंगे, ताकि आप घर बैठे सही जानकारी ले पाएं। डॉक्टर ओम शंकर हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं बीएचयू से, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अजय पवार हैं जो कि ऑर्थोपेडिक हैं। वो भी हमें सही मशवरा देंगे कोविड काल में क्या कुछ किया जाए। ब्लैक फंगस के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं और अब व्हाइट फंगस की दस्तक ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डॉक्टर ओम, कोविड काल जब तमाम इंतजामों की कमी से लोगों को जूझते हुए हमने देखा है, हालांकि हालत अब सुधर रहे हैं, केसेस भी कम हुए हैं, हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अब बेहतर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन इस कोविड काल में जब कोविड से रिकवरी पर सभी का फोकस था, कोविड ना हो, इस संक्रमण से बचें उस पर फोकस था, तो ब्लैक फंगस ने लोगों को डरा दिया है। सुनने में ही बड़ा डरावना लगता है। ऐसे में कोरोना मरीज क्या करें क्या ना करें कि ब्लैक फंगस से बचा जा सके, और अगर अब ऐसा लग रहा है कि ब्लैक फंगस का शिकार हो गए हैं, तो वो कौन से शुरुआती लक्षण होंगे कि पहचान हो सके। नागरिकों के आपके द्वारा बताना चाहूंगा कि ये कोई डराने वाली बीमारी नहीं है और ना ही ये कोई नई बीमारी है। ये पहले से इस देश में होती रही है, पूरी दुनिया में होती रही है, और अभी इस काल में हमें ये ज्यादा देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि अस्पताल में, आईसीयू में जो पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं, उन मरीजों में कुछ ऐसी दवाएं हम कोरोना के संक्रमण काल में दे रहे हैं जिससे इनकी जो पहले से जो जितनी होती थी उससे कुछ संख्या ब्लैक फंगस की बढ़ रही है। और उसकी खास करके जो स्टेरॉइड का यूज क्या होता है कि हम अगर कोरोना के बीमारी को देखेंगे तो 2 फेज में होता है। पहला फेज में वायरल इन्फेक्शन प्रीडोमिनेट करता है और दूसरा फेज में ऑटो इम्यूनिटी होता है। जो ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम लोग यूज करते हैं, यही एक वजह है सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी के काल में एक्स्ट्रा दिख रहा है। बाकी जो फैक्टर्स हैं, जैसे इम्यूनोसप्रेसिव स्टेज में डायबिटीज होता है, कोई एचआईवी का पेशेंट है, कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई अदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो ये सब में पहले से, खास करके जो लंबे समय तक अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पे रहते हैं, डायबिटीज और काला फंगस का संबंध बहुत पुराने समय से देखने को मिला है और लोग देखते आए हैं, और इसलिए ये डरावनी बात नहीं है। और इनका लक्षण जो है ये लगभग वैसा ही होता है जिस तरह से आप कोरोना के लक्षण होते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जितना, यानी कि ट्रीटिंग डॉक्टर जितने सजग रहेंगे उतना ही ज्यादा उससे जल्दी सस्पेक्ट करेंगे, और सस्पेक्ट करेंगे जल्दी तो इनको भयावह रूप लेने से हम रोक दे सकते हैं। जहां तक व्हाइट फंगस के बारे में आपने कहा कि इसकी संख्या बढ़ रही है, ये पहले से ही अगर आप देखेंगे कि व्हाइट फंगस जो है वो ब्लैक फंगस से ज्यादा कॉमन होता है आईसीयू सेटअप में। जो भी लोग आईसीयू में हैंडल करते हैं, अगर उन डॉक्टर से आप बात करेंगे तो ये 55-60% देखेंगे अगर टोटल फंगल इन्फेक्शन को हो रहा है
तो 55 से 60% व्हाइट फंगस होता है। ब्लैक फंगस तो बहुत 5-10% केसेस में होते हैं। इसलिए जो व्हाइट फंगस है वो कॉमन, और ये होता क्यों है? होता एक तो इम्यूनोसप्रेसिव बताया, दूसरा क्या है कि काफी हायर एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं, तीसरा क्या है कि जो ट्यूबिंग्स यूज करते हैं अगर वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन नहीं हो तो उसकी वजह से भी ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ को रोकता है, एक दूसरे का विरोधी होता है, और इसीलिए तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई महामारी अभी की नहीं है। जो बताया कि ये बीमारी में थोड़ी बढ़ इसलिए जा रही है क्योंकि एक एक्स्ट्रा ड्रग जो हम लोग आम व्यक्ति में यूज करने लगे, क्योंकि ऐसे दवाई लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए हमें उनकी संख्या ज्यादा दिख रही है। बट उस परिप्रेक्ष्य में अगर परसेंटेज में देखें तो आज भी लगभग उसी परिप्रेक्ष्य में वो हो रहा है। आपका कहना ये है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस पहले से था, लेकिन कोविड काल में चूंकि स्टेरॉइड का देना बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए इन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसीलिए मामले हाईलाइट हो रहे हैं। डॉक्टर अजय पवार, मैं पढ़ रही थी ब्लैक फंगस को लेकर, तो जानकारी ऐसी भी सामने आई है कि जहां हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, ऑक्सीजन देते वक्त जिस पानी का इस्तेमाल किया गया है वो पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो पानी स्टेराइल नहीं है, तो जैसे डॉक्टर ओम बता रहे थे कि वो जो ट्यूबिंग होती है, जो वेंटिलेटर की और सबकी जो ट्यूबिंग होती है उसके अंदर फंगस हो और या अनस्टेराइल पानी यूज किया जाए उसके लिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो ट्यूब यूज करते हैं, जो नई ट्यूब यूज करते हैं, लेकिन अगर उनको जैसे महामारी के समय ट्यूब अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त अगर हम उनको सफाई करके किसी गंदे पानी से सफाई करके रखें तो इसमें ब्लैक फंगस का खतरा और बढ़ जाता है। डॉक्टर ओम के जो उन्होंने कमेंट दिया बहुत अच्छा बताया, उसमें कुछ और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। एक और संदेश जैसे फैलता जा रहा है कि जैसे ये बात हुई कि स्टेरॉइड के यूज करने से, ज्यादा यूज करने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेरॉइड का जो यूज है वो ऑलमोस्ट लाइफ सेविंग। जैसे डॉक्टर ओम ने कहा कि 6 दिन तक वायरेमिया स्टेज होते, 6 दिन के बाद वो जो साइटोकिन स्ट्रॉम वगैरह जो रिएक्शन बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से जान जाने का खतरा है, उसमें स्टेरॉइड देना बहुत जरूरी है। स्टेरॉइड लेकिन वो डॉक्टर की निगरानी में, आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की निगरानी में स्टेरॉइड। जी अब डॉक्टर अजय, चूंकि डॉक्टर की निगरानी में और डॉक्टर के परामर्श पर ही बहुत से पेशेंट्स ने स्टेरॉइड लिए हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मत ये भी है कि कोरोना होने के 1 हफ्ते बाद स्टेरॉइड लिए जाएं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो परामर्श देते हैं कि शुरुआती हफ्ते में ही आप स्टेरॉइड ले लीजिए। तो जो मरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मैं ये सलाह दूंगा, देखिए डॉक्टर्स जो बेस्ट जज है, जो देख रहा है, अगर उसको लग रहा है कि शुरू की स्थिति में देना जरूरी, पर ज्यादातर केसेस में, ऑलमोस्ट 90% केसेस में, जैसे 6 दिन तक वायरेमिया स्टेज होता है उसमें स्टेरॉइड देना यूजुअली हानिकारक होता है। जो हमें जो इम्यून रिएक्शन है उसको रोकने के लिए स्टेरॉइड देना, जो 6ठे दिन से 12वें दिन तक इम्यून रिएक्शन होता है, उस स्थिति में स्टेरॉइड देना निहायत जरूरी है। और स्टेरॉइड के साथ साथ खून पतला करने की दवाई भी, 2 ही चीजें इसमें लाइफ सेविंग है, एक तो स्टेरॉइड और एक खून पतला करने की जो दवाइयां, इकोस्प्रिन वगैरह। लेकिन ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस का जो खतरा है वो सिर्फ स्टेरॉइड से है। स्टेरॉइड बॉडी इम्यूनिटी को कम करता है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर ओम ने बताया कि ज्यादातर ब्लैक फंगस, ऐसा नहीं कि कोरोना के सभी मरीजों को ब्लैक फंगस होता है। कोरोना के वो मरीज जिनको ब्लैक फंगस होता है वो ज्यादातर वो होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, जो रीनल फेलियर के पेशेंट, डायलिसिस पे होते हैं, या किसी ना किसी कारण से उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। वो 2 पेशेंट आज प्री डिस्पोज फॉर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस इन्फेक्शन। जी, चूंकि हर तरह के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ओम, हमारे साथ वो दर्शक भी जुड़े होंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और वो ये चाह रहे होंगे कि किसी भी तरह से हमें कोई संक्रमण ना लग जाए, और हमारे साथ वो दर्शक भी जुड़े हुए होंगे जो रिकवर कर गए होंगे या फिर अभी फिलहाल संक्रमण का शिकार हो चुके होंगे। तो चूंकि ब्लैक फंगस का जिक्र हो रहा है, स्टेरॉइड अभी फिलहाल कोरोना में जरूरी भी है, जैसे कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, लेना चाहिए और उससे काफी रिकवर होता है पेशेंट। तो ऐसी कौन कौन सी चीजों को शुरुआत में ही ख्याल रख लिया जाए कि ऐसी नौबत ही ना आए ब्लैक फंगस जैसी, और ब्लैक फंगस को पहचाने कैसे ताकि शुरुआत में ही ब्लैक फंगस को कंट्रोल कर लिया जाए, वो स्थिति ना आए कि भाई शरीर का कोई अंग निकालना पड़ रहा है या फिर मौत जैसी सिचुएशन आ जाए?
आपने जैसे सबसे पहले तो स्टेरॉइड के यूज को समझना होगा कि स्टेरॉइड के यूज जो है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट 95 पेशेंट में स्टेरॉइड की 90% पेशेंट में स्टेरॉइड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। माइल्ड केसेस में स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं। स्टेरॉइड के इंडिकेशन लोगों को समझना पड़ेगा। ये वैसे ही पेशेंट को दिए जाते हैं जो सीरियस पेशेंट होते, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं और घर पे रहने वाले, चाहे वो सेकेंड फेज भी क्यों ना हो। यानी कि मैंने बताया कि ये जो बीमारी के 2 फेज होते हैं, इनिशियल फेज और सेकेंड फेज जो साइटोकाइन स्टॉर्म का होता है, उस फेज में भी जो आदमी अपने घर में है और जिनका नियंत्रित है और सिम्टम माइल्ड है, उसमें स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे ही कंडीशन में देना चाहिए जो कि जिनके ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहे, सेचुरेशन कम है, बीपी ड्रॉप कर रहा है, या हॉस्पिटलाइजेशन की जो भी इंडिकेशंस होते हैं, उन केसेस में ही स्टेरॉइड यूज होते हैं। बाकी लोगों को स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट को स्टेरॉइड की जरूरत नहीं, लेकिन लोग क्या होते हैं जब ऐसे डिबेट देखते हैं तो उनको अगर कोई दिक्कत होती तो फटाक से स्टेरॉइड ले लेते हैं। ये लेना नहीं है, सबसे पहले तो ये समझना है। और अगर लेते हैं तो डॉक्टरी सलाह से भर्ती या बिना भर्ती मरीज जो है वो डॉक्टरी सलाह, जैसे होम केयर में बेड नहीं था बीच में तो कई लोगों को होम केयर के लिए घर पे रखा गया। उसके बाद क्या है कि कैसे आप इसको समझें, क्या है कि आपको अगर जैसे देखें आंख में अगर नाक में या ये घुसता कैसे है, नाकों से ही प्रवेश करते हैं, ये भी नाक के अंदर ही देखते हैं। चारों तरफ जो उभार होता है वहां पर आपको सूजन या वहां पर बुखार जो है वो अनएक्सपेक्टेड शुरुआती दौर के बाद भी आपको बुखार अभी आने लगे हैं, आपने स्टेरॉइड लिया है, आप डायबिटिक हैं या इस तरह के पेशेंट के सेटअप है, ये यूजुअली हमारे समझ से डॉक्टर्स ही इसको यूजुअली आपको थोड़ा सा भी सिम्टम आने, जो आंख पे कोई सूजन या इस तरह से अगर वो सर दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, इस तरह की कोई भी चीजें अगर आपको चीजें अगर सामने आ रही है तो तुरंत फौरन ही डॉक्टर को करना है। और शुरुआती दौर में ये ब्लैक फंगस वाली चीजें नहीं दिखाई देगी। तो आपके जितने भी आपके एक तो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में आपको देना है और उन चीजों को देना है, क्योंकि सिम्टम उसी तरह के होते हैं। सर्दी जुकाम, बुखार रिजॉल्व नहीं कर रहा है, बुखार बना रह रहा है, बाकी सब एंटीबायोटिक दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और इस तरह के सिम्टम अगर साथ में आ जाए तो ये शुरुआती वो लक्षण है जब आप इसको समझ सकते हैं कि आपके यहाँ ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस दोनों में से ज्यादा संभावनाएं होगी। ज्यादातर केसेस में व्हाइट होते हैं, कुछ केसेस में ब्लैक होते हैं। ब्लैक थोड़ा ज्यादा इन्वेजिव और डिस्ट्रक्टिव होता है तो इसलिए लोग इससे डरते ज्यादा हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। इसको अगर शुरुआती और साफ सफाई की जो हम लोग ट्यूबिंग वगैरह बताए, ज्यादा से ज्यादा उसको साफ सफाई, स्टरलाइजेशन, वो तो बहुत जरूरी है। और घर पे भी जैसे आप हैं अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो ज्यादा बाहर इंटरेक्शन नहीं करें, खेतों में नहीं जाए तो अपना प्रॉपर मास्क और ये सब प्रॉपर केयर के साथ आप जाएं। तो इस तरह से आप ब्लैक फंगस से डरने की बात नहीं है, प्रॉपर केयर की बात है, और ये बहुत ही आसानी से इलाज किया जा सकता है। शुरुआती दौर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, डरने की बात नहीं है, डरे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना की तरह ये फैलता नहीं है, एक शख्स से दूसरे शख्स में ये चेन नहीं बनाता। ये कोरोना पेशेंट्स में ही कुछ हद तक देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी कोविड मरीजों को इसका खतरा है। आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज। पंकज, आपका सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं 2-3 दिन से बारिश में भीग गया हूँ और अभी मेरी रिसेंटली आंखें बहुत ज्यादा जल रही हैं और गले में खारिश हो रही है और सर भी थोड़ा भारी भारी सा लगता है। तो क्या ये मतलब कोविड का कोई सिम्टम्स है? बस मुझे ये जानना था। डॉक्टर अजय जी, यूजुअली तो ये वायरल इन्फेक्शन का वो है, पर जो आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रहा है वो कोविड भी हो सकता है। तो ये अपना कम से कम एक एंटीजन टेस्ट जरूर करा लें, तो संभावना तो है, क्योंकि आजकल वही वायरल ज्यादा चल रहा है, तो एक एंटीजन टेस्ट करा लें जी। ठीक है पंकज, आप एक एंटीजन टेस्ट करा लीजिए, ये डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं। हालांकि ये वक्त ऐसा है जब नॉर्मल बुखार भी लोगों की परेशानी बढ़ा दे रहा है और मन में एक ही ख्याल आता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। लेकिन हमारे दर्शकों के हर डाउट को दूर करने के लिए हमारे साथ 2 जाने माने बड़े डॉक्टर्स बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, ब्लैक फंगस को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट फंगस के भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस ये कोई नया नहीं है, तो पहले से था, लेकिन ज्यादा खतरनाक कौन सा है और व्हाइट फंगस को कैसे पहचाने? ब्लैक फंगस के तो कई केस सामने आए हैं, व्हाइट फंगस के केस अभी कम है। देखिए, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस, जैसे डॉक्टर ओम ने भी बताया कि व्हाइट फंगस जो होता है कि वो ज्यादा कॉमन है ब्लैक फंगस के मुकाबले। ब्लैक फंगस में तो पेशेंट को क्लिनिकली डिस्चार्ज आएगा, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज नाक से आएगा, रेडनेस होगी, डिसोरिएंटेशन हो सकता है अगर प्रॉब्लम बढ़ी। व्हाइट फंगस में इस तरह का नहीं मिलता, लेकिन व्हाइट फंगस जो
जो पेशेंट क्लिनिकली इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, उन लोगों में अगर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता चीजों को, सिम्टम तो ऐसे होंगे, नाक से डिस्चार्ज आएगा, इस तरह की चीजें, ब्लैक नहीं होगा और फीवर वगैरह इस तरह का रह सकता है। क्लिनिकल मार्कर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें आप उसका फंगस कल्चर कराते हैं, फंगस कल्चर का, उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेदर से ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस का भी ट्रीटमेंट एंटी फंगल है, ब्लैक का भी ट्रीटमेंट सेम है, पर ब्लैक फंगस ज्यादा एग्रेसिव है तो उसको ज्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। जी। लेकिन शुरुआत में ही अगर किसी भी बीमारी को जान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से होता है और उसका असर भी उसी तरीके से होता है। इसीलिए हम लगातार अपने दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं। आप दोनों से ही मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी आप ही के लिए चला रहा है। अगर आपके जहन में भी, मन में भी कोई सवाल है, अगर अपनी हेल्थ से जुड़ा हुआ या कोरोना से जुड़ा हुआ, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Powered by MediBuddy, your health buddy. इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी के जरिए आपके हर सवाल का जवाब तलाशने और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दो डॉक्टर्स जाने माने हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर ओम शंकर और डॉक्टर अजय पवार। डॉक्टर ओम शंकर, चूंकि कोविड पेशेंट्स रिकवरी तो कर जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर इस बार दूसरी लहर में बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा एक तो ब्लैक फंगस और एक कार्डियक अरेस्ट के केस हमने ज्यादा देखे हैं। साथ ही इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि जो कोविड से रिकवर हुए हैं उनमें शुगर की दिक्कत भी हो रही है। ऐसा कैसे? आपसे ये सवाल मैं पूछूं, लेकिन राहुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लूं। राहुल, बताइए। जी, मैं जानना चाह रहा था कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को पहचानेंगे कैसे? डॉक्टर ओम शंकर, हमारे कॉलर के सवाल का जवाब आप दे दीजिए। दोनों ही जवाब मैं दे देता हूँ, जो आपने पहले पूछा और ये पूछा। देखिए, ब्लैक और व्हाइट फंगस को आप यूजुअली नहीं पहचान पाएंगे, सिवाय ये कि आपके नेजल डिस्चार्जेस में जब नाक में से जो आता है वो आप पानी उस तरह से काला अगर दिखे तो वो ब्लैक फंगस को ज्यादा बताता है। और उसके साथ ही अगर जैसे आपके दोनों जो दोनों देख रहे हैं, जिसको प्रोमिनेंस होते हैं, फेशियल प्रोमिनेंस और आंख, ये जो नाक के दोनों तरफ अगर इसमें सूजन आने लगे तो ये यूजुअली काला फंगस को बताता है। और ऐसी अगर कोई भी आपको हो, काला सिक्रेशन होने लगे, बुखार आपके बनी रहे और आप उन कैटेगरी में है, सबसे पहले जानना जरूरी है। आप स्टेरॉइड ले रहे हो, आप डायबिटिक हो, आप रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, आप HIV पेशेंट हो, आप कोई ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो, कीमोथेरेपी लिया हो, आम व्यक्ति में ये फंगस आम व्यक्ति के लिए नहीं होती है। आम लोगों के लिए ये इन्फेक्शन नहीं होता। पहले तो ये समझ लेना है कि जो इम्यूनोसप्रेस कंप्रोमाइज स्टेट है उन्हीं लोगों में हो, आम जनता में ये नहीं होता है। ये बहुत बहुत मतलब 10 लाख में 1.7 इसका आम जनता में 10 लाख में। मतलब आप बता रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स में और खासतौर से इन सिम्टम्स के साथ अगर ऐसा दवाई ली है तो ही इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, हर किसी में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्री प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारी वाइफ को कोविड का परेशानी हुआ था जी। और उन्होंने 10 दिन तक खाया दवा एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन 5 दिन, ठीक है। अभी उनको फीवर रह रहा है 99 डिग्री एवरी डे इवनिंग में रह रहा है। अभी भी फीवर उनको रह रहा है। अच्छा। और एक्सरे और सीटी स्कैन लिया था, उसमें उनका 6 आउट ऑफ 125 स्कोर था एक हफ्ते पहले। अच्छा। और एक्सरे भी लिया तो उसमें थोड़ा सा है, उनको इन्फेक्शन दिखा रहा है उसमें। बट अभी भी उनको फीवर चल रहा है और उनको हम अभी डॉक्टर की एडवाइस पे हम सेप्टम 500 mg सुबह शाम दे रहे हैं। तो ये ठीक है क्या, या उनको कुछ और परेशानी हो सकता है क्या? डॉक्टर अजय, देखिए, जो यूजुअली कोरोना में देखा गया है कि एक्टिव ये ऑलमोस्ट शुरू के 6 दिन तक रहता है। उसके बाद जो भी होता है इम्यून रिएक्शन होता है, और जो कोरोना वायरस है इट इज ऑलमोस्ट डेड आफ्टर 10 डेज। तो 10 डेज के बाद जो चांसेस हैं, जो अंदर लंग्स के अंदर डेड टिश्यू होगा, एक सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो सेप्टम जो मेडिसिन लिखा है दैट्स एंटीबायोटिक, जो बिल्कुल ठीक आपके डॉक्टर साहब दे रहे हैं।
लेकिन फिर भी पेशेंट को अगले कम से कम 2 हफ्ते तक वॉच करना चाहिए। लंग के अंदर जो शायद सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया कोरोना की वजह से, या कोरोना ने जो पार्ट को डेड किया उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसकी वजह से शायद फीवर आ रहा है। जी आप उम्मीद करते हैं। एक चीज ऐड करना चाहूंगा सत्यवादी। देखिए, शाम को अगर 99 भी टेम्परेचर है तो इसको फीवर नहीं माने। शाम को टेम्परेचर जब 100 से ज्यादा हो तभी आप फीवर माने। अच्छा। और 99 जो है, और ये ऑटो इम्यून की वजह से भी थोड़ा बहुत आपका रह सकता है। आपको साथ में जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और 6 जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ये ग्रेजुअली रिजॉल्व करेगा। आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग विटामिन सी और जिंक जो है वो भी साथ में आप लेते रहें और उससे वो बेहतर होंगे। समय थोड़ा सा लगेगा। और एक सवाल जो आपने पहले पूछा था उसका भी मैं साथ में जवाब दे देता हूँ। उस समय वो जवाब नहीं हो पाया था कि हो जाता है। डॉक्टर ओम शंकर, चूंकि इस सवाल का जवाब बहुत तसल्ली से हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे और अभी थोड़ी सी जल्दी है, एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। वापस लौटूंगी तो आपसे इसी सवाल का जवाब हम लेंगे। लेकिन कोविड ओपीडी में अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है, नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी के जरिए आपके सभी सवालों का जवाब आप तक घर बैठे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऋषिकेश से एक संवाददाता, माफ कीजिए, ऋषिकेश से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्जुन। अर्जुन, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है मैम, जैसे कि कोविड पॉजिटिव कोई बंदा रहा है, उसको 3 महीने तक नेगेटिव होने के बाद वो वैक्सीन नहीं ले सकता। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे मुझ में सिम्टम्स आए थे, मगर जो सिम्टम्स के बाद में ठीक हो गया, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर ओम शंकर। और कब वो ठीक हो गए? डॉक्टर ओम ठीक होने के 2 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ अर्जुन, आप रिकवर होने के 2 महीने बाद वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसा डॉक्टर ओम शंकर का कहना है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले हम ब्लैक फंगस को लेकर बात कर रहे थे, हम कोरोना को लेकर बात कर रहे थे। कोरोना से रिकवरी के बाद बहुत से पेशेंट्स में ऐसी शिकायत देखने को मिली कि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, पहली लहर से ज्यादा हैं। उसमें कार्डियक अरेस्ट के भी केसेस आए, उसमें ब्लैक फंगस के केसेस आ ही रहे हैं। एक और बात है डॉक्टर ओम शंकर, शुगर भी कोविड रिकवरी के बाद देखा गया है पेशेंट्स में, ऐसा क्यों? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। एक एक करके मैं आपके सवालों का जवाब कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि शुगर क्यों बढ़ जा रहा है। शुगर एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब आप कोरोना जो बताया, सीरियस पेशेंट जो होते हैं सब मरीजों में नहीं बढ़ते। कोरोना के पेशेंट को जब आप स्टेरॉइड देते हैं तो स्टेरॉइड 2 चीजों को बढ़ा देता है। खास करके अगर आप देखेंगे कि उनके ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, और स्टेरॉइड का काम होता है कि शुगर भी एज ए साइड इफेक्ट में बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो आदमी को शुगर नहीं अभी ओवर्ट है, यानी दिखावे में नहीं है, वो भी आपका आ सकता है और बढ़ जा सकता है। कई आदमी को नए तौर पे थोड़ा ब्लड शुगर बढ़ सकता है जब तक आप स्टेरॉइड लेंगे। ये स्टेरॉइड डिसकंटिन्यू करने के बाद ये ब्लड शुगर लेवल अपने आप जो है वो आपके नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाएंगे, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो। और अगर बढ़ा रहता है तो डायबिटीज की पूरी जांच प्रोटोकॉल के साथ जांच करवा कर आपको उसका इलाज करना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि कार्डियक अरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। कार्डियक अरेस्ट भी इसी तरह से क्या हो रहा है कि हार्ट को भी, जैसे हम लोग सिर्फ समझते हैं कि कोविड लंग को अफेक्ट करता है, लेकिन कोविड हार्ट को, पेट को, ब्रेन को और भी अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। और इसमें क्या करता है, इनका जो सबसे ज्यादा जो कोविड के चिपकने की जो जगह है वो खून की नलियां होती है। और खून की नलियां में एक रिसेप्टर सबसे ज्यादा होती है, वैसे नाक और लंग्स में भी होती है वो रिसेप्टर, जिसको AC2 रिसेप्टर्स कहते हैं। और इसी के द्वारा जो है ये अपनी डैमेज करती, ये कोरोना डैमेज करता है आपके शरीर को। तो क्या होता है कि माइल्ड जो केसेस है उसमें तो ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, तो हमारा जो अपना सिस्टम है उसको केयर कर लेता है, उसमें इस तरह के सडन कार्डियक डेथ नहीं होते हैं। जो खास करके वैसे मरीज जो हॉस्पिटलाइज हुए हों, यानी जो सीरियस रहे हों या वेंटिलेटर पे रहे हों, और वो अस्पताल से छुट्टी होने के बाद अगर ब्लड थिनर्स नहीं लेते हैं तो ऐसे मरीज ही सडन कार्डियक डेथ में चले जाते हैं और उनकी वजह से उनकी मौतें हो जाती है। तो इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आपको कंटिन्यूअसली जो रिकमेंडेशन है, कम से कम 1.5 महीने तक अगर आप
सीरियस कोविड के पेशेंट है हाँ। तो आपको ब्लड थिनर जरूर लेना चाहिए हाँ। और 6 महीने तक लगातार जी। डॉक्टरों के कंसल्ट में जरूर रहना चाहिए। और अच्छी आप बात यह है अपने- डॉक्टर ओम शंकर कि ऐसे सीरियस पेशेंट्स की संख्या कम से कम है, जो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, घर में आइसोलेट होकर ठीक हुए हैं, वो पेशेंट ज्यादा हैं। इस बीच सोनीपत से एक मंजू कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर अजय, चूंकि कार्डियक अरेस्ट की वजह से कई मरीजों की जान चली गई, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस को लेकर हम बात कर ही रहे हैं, ऐसे में जो पेशेंट्स रिकवर होते हैं पहले से ही बहुत ज्यादा डरे होते हैं, मनोदशा एक अलग लेवल की होती है क्योंकि हॉस्पिटल में रहकर आना, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना। क्या किसी मनोचिकित्सक से भी बात करनी चाहिए? क्या मनोदशा को बेहतर करने के लिए भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा कि पेशेंट डिप्रेस होते हैं और जब पेशेंट डिप्रेस होता है तो डॉक्टर अजय इसी सवाल का जवाब आगे बढ़ाइएगा। विशांत एक कॉलर जुड़ गए हैं झारखंड से, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, मुझे कोविड का सिम्टम था और 10-15 दिन में वो सर पूरा रिकवर हो गया और उसके बाद सर फिर से 10-15 दिन के बाद मुझे फीवर आने लगा है। 99 डिग्री सर फीवर आता है और कभी 100 आता है, लेकिन उसके कभी ज्यादा पार नहीं जाता है। तो सर और मेरे नाक के पास कुछ रेडनेस टाइप का भी है, तो क्या सर ये ब्लैक फंगस का सिम्टम तो नहीं है? डॉक्टर अजय जवाब दीजिए। जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्या इन्होंने अपना कोविड का टेस्ट कराया था, एंटीजन या आरटीपीसीआर? अगर नहीं कराया तो उनको कराना चाहिए था। या दूसरा तरीका ये है कि अगर नाक के पास डिस्चार्ज है, अगर ब्लैक डिस्चार्ज है तो ब्लैक फंगस का हो सकता है, व्हाइट डिस्चार्ज में कोई जरूरी नहीं, ये व्हाइट फंगस भी हो सकता है। दूसरी बात, डिस्चार्ज कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि फंगस हो, नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो पहले तो ये कि अपना आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट जरूर कराएं। और फंगस अगर ये डायबिटिक नहीं, जैसे हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि हर एक डिस्चार्ज, हर एक नाक से डिस्चार्ज में कोई जरूरी नहीं ब्लैक या व्हाइट फंगस हो। वो पेशेंट जो लंबे समय तक स्टेरॉयड पे रहते हैं, लंबे समय तक डायबिटिक हैं, लंबे समय तक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, उन्हीं के अंदर इस तरह की संभावना है। नॉर्मल जो डिस्चार्ज, नॉर्मल पेशेंट के अंदर ये बहुत ही कम संभावना है कि ये फंगस हो सकता है। दिल्ली से एक कॉलर जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र सवाल पूछिए अपना। सर मेरा नाम जितेंद्र है। जी। हेलो जी। सर मुझे कोविड से रिकवर हुए 8 दिन हो चुके हैं, बट मेरी लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है और हार्ट बीट तेज हो जाती है मुझे थोड़ा सा चलने में। डॉक्टर ओम शंकर। जी, बहुत आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, हार्ट बीट की इरेगुलरिटी जो है एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद भी। इसमें ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि हृदय की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है और बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हृदय की गति कम हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हमें मिल रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी धड़कन 50 के आसपास में चली गई है या 45 और 48 या 55 के रेंज में चली गई, जो पहले हमारी 70-80 हुआ करती थी। तो चूंकि आपको बताया कि ये वायरस दो तरह से हृदय को अफेक्ट करता है, एक डायरेक्टली हृदय के अंदर वो जाके इन्फेक्ट करता है, उसके मसल्स को, उसके सेल्स को डैमेज करता है और उसमें सूजन की वजह से कभी कभी जो है धड़कन स्लो हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सूजन की वजह से वो हृदय की धड़कन बढ़ जा सकती है। हृदय की धड़कन बढ़ने की और भी वजह होती है, जैसे कि कोविड है और कोविड में हल्का माइल्ड फीवर है तो उसमें भी थोड़ा टेकिकार्डिया हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती, या आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहता है उसकी वजह से, क्योंकि वाटर आप प्रॉपरली नहीं लेते हैं और बुखार की वजह से हमारे शरीर से काफी सारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रिलेटिव हाइपोवोलेमिया कहते हैं या हाइपोवोलेमिया कहते हैं। इसलिए पानी, नमक, अगर आप ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर शुगर नहीं है तो साथ में चीनी घोलकर आपको 2 लीटर नींबू के साथ घोलकर गुनगुना पानी, जो सामान्य व्यक्ति जो शुगर के मरीज नहीं है, अदर हार्ट और किडनी के मरीज नहीं है, उसको अगर ज्यादा हाइड्रेट करके रखेंगे, अगर उन सब है तो खाली पानी को अकॉर्डिंगली हाइड्रेट करेंगे, अगर हार्ट कमजोर है तो और किडनी कमजोर है, आपकी कोई बीमारी है तो इससे जो है आपकी एक टेकिकार्डिया इससे भी कम होगी। दूसरी वो धीरे धीरे जो सूजन का जो असर है, जो हमारे अंदर जो
बताया ना कि 2 वेव होता है जिसमें साइटोकाइंस भी इस तरह की धड़कनों को बढ़ा सकता है, उसके असर में भी बढ़ सकता है। तो ये सब कंबाइंड रूप से होता है, वही साइटोकाइंस आपके बॉडी में भी पेन करता है। हाँ। तो इसके लिए आप कॉमन पेन किलर्स यूज कर सकते हैं और हृदय के धड़कन के लिए ईसीजी करके एक चेक करना चाहिए। एक रेगुलर रिदम होता है जो साइनस रिंगार्डिया जिसको कहते हैं, दूसरा जो है एरिथमिया होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि कोई एरिथमिया तो हमको नहीं है, तो सिंपल ईसीजी करके आप इको करके इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन कम से कम घबराने वाली बात नहीं है अगर इस तरह की कोई भी चीज कोरोना के बाद देखने को मिल रही है। लखनऊ से आयस कपूर एक संवाददाता, माफ कीजिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपूर साहब सवाल पूछिए अपना। मेरी डॉटर, ग्रैंड डॉटर डाउन सिंड्रोम की पेशेंट है, शी इज 24+। तो क्या इंजेक्शन उसे लगवाया जा सकता है? डॉक्टर अजय, कौन से सिंड्रोम की पेशेंट है? डाउन सिंड्रोम है, बहुत माइल्ड है। डाउन सिंड्रोम, अच्छा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इंजेक्शन, कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कपूर साहब लगवा सकते हैं आप इंजेक्शन अपनी पोती को, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बेफिक्र रहिएगा। डॉक्टर अजय, मनोदशा को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या जो कोविड रिकवरी जिनकी हो चुकी है मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए? आपने बहुत अच्छा ये किया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इनफैक्ट पोस्ट कोविड क्लिनिक बहुत से हॉस्पिटल्स में दिल्ली में और आसपास शुरू हो गए हैं, जैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के। जैसे पिछली बार किसी कॉलर ने कहा कि चलने के बाद मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती, कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस होती है, सांस फूलता है क्योंकि लंग में इनको, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आईसीयू में और उन सब चीजों से फेस से गुजरते डिप्रेस हो जाते हैं। तो जरूर है उनको किसी मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ रही, क्योंकि जब पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसको कोविड तो नहीं लेकिन दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन बाकी चीजें होने का खतरा ज्यादा रहता है। डिप्रेशन में शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं, ये बढ़ जाते हैं, तो मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ सकती है। जी, और काफी पॉजिटिविटी मिलेगी अगर इस तरह से मनोचिकित्सक के जरिए समझाया जाए, बताया जाए और जो कम से कम डिप्रेशन वाले केसेस हैं वो कम हो सकें। सुल्तानपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, करुणा शंकर। करुणा जी सवाल पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे को मतलब कोविड का दोनों टीका लग गया है जी, लेकिन मेरे को 200 शुगर लेवल है। अच्छा। और बीपी भी हमारा मतलब 130 और 80 रहता है। दवा लेकिन दोनों खाता हूँ, मेरे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इस समय? डॉक्टर ओम शंकर। उनकी पूरे सवाल को हम नहीं सुन पाए, लेकिन जो चीजें हमें समझ में आई वो ये कह रहे हैं कि उनका बीपी 130 और नीचे कुछ हो रहा है और ऊपर जो है शुगर 200 के आसपास है। डॉक्टर ओम शंकर वो बता रहे हैं कि दोनों डोज ले ली हैं, वैक्सीन लगवा ली है और बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, तो वो क्या करें? देखिए कोई भी आपने जो लगवा लिया वो वैक्सीन एक अलग चीजें हैं जो आपने लगवाई है। शुगर और ब्लड प्रेशर एक दूसरी चीज है, उसका आपको प्रॉपर शुगर और ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना चाहिए। चाहे वो कोई भी वजह है, डॉक्टर को सलाह लें, डॉक्टर बताएंगे कि आपकी ये ब्लड शुगर पहले से हिडन थी जो आपको मालूम नहीं थी, या आप अभी ब्लड शुगर के मरीज हो गए हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो ब्लड प्रेशर की दवाएं आपको लेनी चाहिए। और इसको वैक्सीन से जोड़ने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि आपने दोनों वैक्सीन के डोज ले लिए हैं, तो वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं है। नॉर्मल कोर्स में ब्लड प्रेशर और शुगर है आपको, तो उसका इलाज नॉर्मल की तरह करनी चाहिए जी। और एक आपने जो कहा था कि मानसिक वाली जो परेशानी आप बोले थे, मैं कहता हूं कि आज इस पूरे देश को मानसिक सलाह की जरूरत है। पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, हर आदमी को आप ये, इसलिए हम लोग हमेशा जो मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से आम जनता को कि डरे नहीं। डरे नहीं का मकसद ये है, चाहे वो दवाइयों की कमी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे काला फंगस हो या गोरा फंगस हो, हर चीज का इलाज संभव हो पाएगा, लेकिन डरे नहीं। डरे मत, डर का कोई इलाज नहीं है, डरेंगे तो अच्छी चीजें भी बुरी हो जाएगी। विल पावर स्ट्रांग होगी तो दवा दोगुनी तेजी के साथ असर भी दिखाएगी और आपको स्वस्थ भी करेगी। वशिका लखनऊ से जुड़ गई हमारे साथ। वशिका सवाल पूछिए। जी 5 मई को हम लोग कोरोना नेगेटिव हो गए थे जी। लेकिन उसके बाद फिर हमारे चेस्ट में पेन होने लगा, तो हल्का सा पेन होता है चेस्ट में और लेफ्ट साइड पूरा कवर करते हैं, हाथ में, कंधा और पीछे बैक।
तो हम लोगों ने जांच भी कराई, डी डाइमर टेस्ट 0.15 था जो सही है, और CRP भी कराया था जो 9.8 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अभी? डॉक्टर अजय, देखिए, जो पोस्ट कोविड चेस्ट पेन होता है यूजुअली लंग में जो प्लूराइटिस होता है, लंग में जो इन्फेक्शन उसकी वजह से होता है, और ये ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने तक तंग कर सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर बाकी सिम्टम नहीं है, सिर्फ चेस्ट पेन प्लूराइटिस है, और अगर CT स्कैन इन्होंने पहले कराया है तो उसका स्कोर देख सकते हैं, पर अभी कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं। सिंपल पेन किलर और सिकाई वगैरह कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर यूजुअली रिकवर कर जाते हैं। RK त्रिपाठी ग्वालियर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी, सवाल पूछिए। हेलो, RK त्रिपाठी जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। हेलो त्रिपाठी जी, आपकी आवाज मिल रही है, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 2 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर पे हूँ। ILD हो गया था हमको। अच्छा, अभी क्या है, अभी 2-4 दिन से मुझे शुगर, सुबह खाली पेट चेक किया तो 269 आया है, और फिर अभी दोबारा चेक किया तो आया है 156। तो अप डाउन हो रहा है। तो जो DRD ने दवा निकाली है, इससे क्या ऑक्सीजन हमारा मेंटेन हो पाएगा? डॉक्टर ओमशंकर, देखिए, DRDO ने दवा निकाली है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है कोरोना से संक्रमित जो क्षणिक जो आपके लंग्स में इंजरी है उसको ठीक करने के लिए लाई गई है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपकी बीमारी पुरानी है और आप ILD के पेशेंट हैं, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो है उसमें ऑलरेडी आपके लंग्स डैमेज हैं पहले से, तो उसमें बहुत ज्यादा ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एक वैज्ञानिक सोच की वजह से मैं इंटरपोलेशन नहीं कर सकता, ये उसका नहीं कर सकता कि वो कोरोना के मरीजों में भी कारगर है तो आप में भी कारगर होगा। ये शोध के बाद ही कोई बता सकता है, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए तो शायद ये आपको कारगर नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही कि आपका शुगर ऊपर नीचे हो रहा है। ब्लड शुगर ऊपर नीचे की वजह 2-3 हो सकती है। एक तो आप अगर ब्लड शुगर की दवा पहले से ले रहे हैं और उसको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, कभी ले रहे हैं कभी छोड़ दे रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है कि ऊपर नीचे हो। दूसरी वजह हो सकती है कि आपके जो खाने का तरीका है, जो भोजन लेते हैं, कभी कम लेते हैं कभी ज्यादा लेते हैं। और तीसरी बात यह हो सकती है कि आपके किडनी में कुछ परेशानी डेवलप हो गई है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अपने शुगर को कंट्रोल करें, नियमित उसको मेजर करते रहे, फास्टिंग और पीपी उसका चार्ट बनाएं और खाने का चार्ट बनाएं और अपनी किडनी और अदर ब्लड के इन्वेस्टिगेशन रूटीन करवा लें, तो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करें। जी त्रिपाठी जी, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। प्रयागराज से सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, सवाल क्या है आपका? नमस्ते डॉक्टर साहब। जी सुरेश जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पुत्र है 32 साल का, वो 5 मई को जो है पॉजिटिव आया था। उसका RT-PCR में पॉजिटिव था, होम आइसोलेशन में था, और उसके बाद उसका फेरिटिन सीरम जो है 447 आया ब्लड जांच में 10 तारीख को। अब तो वो स्वस्थ हो गया है, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद क्या कोई विशेष इलाज की जरूरत है? डॉक्टर अजय, नहीं, अगर सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं तो कोई विशेष इलाज की जरूरत नहीं। अगर नॉर्मल हो गई हैं, कोविड टाइम में कुछ चीजें रिपोर्ट्स घटपट बढ़ जाती हैं, तो उस वक्त उसका वो रहता है, इन्फेक्शन का रेट बताता है। लेकिन पोस्ट कोविड अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं तो उसमें कुछ विशेष करने की जरूरत है। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मल्टीविटामिन, विटामिन C, ये सब चीजें लेते रहे, हाई न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोटीन, ये सब चीजें लेते रहे। जी, और ब्लड थिनर साथ में लेते रहे। ब्लड थिनर्स, हाँ, ब्लड थिनर्स जरूर साथ लें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 1.5 से 2 महीने तक ब्लड थिनर्स लेना आवश्यक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहली वेव से ज्यादा खतरनाक दूसरी वेव है, और कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन चाहे कोरोना संक्रमित हैं या फिर आफ्टर इफेक्ट से जूझ रहे हैं या फिर
कोरोना से बचाव का कोई भी इंतजाम जानना चाहते हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम शंकर, डॉक्टर अजय पवार, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के इतने अहम सवालों का जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं दर्शक इसी तरीके से घर बैठे सलाह ले पाएंगे और आगे भी हम आपकी सेवा में इसी तरीके से तत्पर रहेंगे। रोज 11 से 12 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है।